जो लोग भी क्लास में हैं एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि मेरी आवाज़ आप सबको क्लियरली सुनाई दे रही है या नहीं, और वीडियो ऑडिबल है कि नहीं। हर रोज की तरह से 5 टॉपिक वाले सीरीज में, जो डेली 5 टॉपिक का हमारा सीरीज है, इसमें आप हमारे साथ लाइव हैं। और यदि लाइव नहीं है तो कोशिश करिए लाइव देखने के लिए, क्योंकि लाइव देखने में डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं ये हमारी तीसरी क्लास है, आपको दिख रहा है, और तीसरी क्लास का टॉपिक भी आप देख सकते हैं एक करके। हिस्ट्री के अंदर दहसाला प्रणाली रखा गया है, उसके बाद प्रकाश का परिक्षेपण है साइंस का, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, चुनाव आयोग है भारत का यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI है, पर्यावरण और ज्योग्राफी के अंदर जो टॉपिक है वो इको टोन एंड नीचे है, और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। इस प्रकार से ये शानदार 5 टॉपिक आपके साथ डिस्कस होंगे, और बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट इसमें रखा गया है, तो आप तसल्ली से देखिएगा। और जो लोग रिकॉर्डेड भी देखते हैं मैं उनसे यही अपील करूंगा कि आप लाइव देखा करिए, और साथ में देखने के बाद एक बार कमेंट वगैरह जरूर किया करिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और शेयर जरूर, एप्लीकेशन जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर यू ऑल। एप्लीकेशन को शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग टेकअप कर रहे हैं, तसल्ली से समझेंगे। कोशिश हमारी है कि 1 घंटे के अंदर हम आपको बिल्कुल अच्छे से समझाते हुए, स्पीड को नॉर्मल रखते हुए, क्योंकि हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि सर क्लास नंबर 2 में लास्ट की में टाइम में कुछ स्पीड बढ़ गई थी हमारी, तो उसको मैं मेंटेन करते हुए आगे बढ़ूंगा, देखेंगे ध्यान से। प्रिया यादव, शेखर पांडे और अंजलि पाल, अजरुद्दीन अहमद, सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग और फाइन। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है भाई? डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, प्रकाश का परिक्षेपण है। इस टॉपिक से आप देख सकते हैं कि हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट को मैं आपको समझाता हूं, इस इमेज के माध्यम से आप समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इमेज आप लोगों को विजिबल है कि नहीं है। पहले डिफिनीशन को समझिएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिफिनीशन ये कहता है कि सूर्य के श्वेत प्रकाश किरणों का किसी प्रिज्म से गुजरकर 7 रंगों में विभक्त हो जाना प्रकाश का परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहलाता है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट रेज इनटू 7 कलर्स आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आपने अक्सर इस तरीके के रेनबो देखा होगा आसमान में। ये रेनबो भी एक तरीके का स्पेक्ट्रम वाला ही 7 रंगों का स्पेक्ट्रम बनता है, जो कि आसमान में बनता है, क्योंकि आसमान एक स्क्रीन की तरह से बिहेव करता है। ध्यान से मेरी बात को समझना कि यदि आपको ये स्प्लिटिंग देखनी है, 7 रंगों का बिखराव देखना है, तो आपको एक स्क्रीन चाहिए होगी। तो यहां पर देख सकते हैं कि एक व्हाइट स्क्रीन लगा दी गई है, और यह एक प्रिज्म है, यह एक प्रिज्म दिखाई दे रहा है। इस प्रिज्म से आप देख रहे हैं कि जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को इधर से पास कराया गया है, तो सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो गया। 7 रंग कौन से हैं भाई? वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ब्लू के बाद ग्रीन है, और ग्रीन के बाद येलो है, ऑरेंज है और रेड है। इस प्रकार से जो बनता है स्पेक्ट्रम, उसे आप कहते हैं विबग्योर। विबग्योर का मतलब है ये ऑर्डर है इन 7 रंगों का। इसी पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, और सभी लोग यहीं से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा। आपको सबसे पहला पॉइंट ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे इस स्पेक्ट्रम में आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि लैम्डा, जिसे आप तरंग दैर्ध्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्ध्य क्या होता है जी? तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, यानी कि सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य होगी वो किसकी होगी? रेड कलर की होगी। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य रेड कलर की होने की वजह से यह सबसे दूर से आपको दिखाई देगा। तो जो खतरे के निशान बनाए जाएंगे वो लाल रंग से बनाए जाएंगे, इसलिए क्योंकि लाल रंग सबसे दूर से दिखाई देगा। लेकिन वहीं पर ध्यान रहे कि जब ऊपर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है, तो जो आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, जिसे आप आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कम होती है, और आवृत्ति कम होगी तो ऊर्जा भी कम हो जाएगी, एनर्जी भी कम हो जाएगी। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है कि यदि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि रेड कलर और ब्लू कलर में एनर्जी किसमें ज्यादा होगी, क्योंकि ध्यान से समझिएगा, इस पूरे टॉपिक को मैं आपको समझाने के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए हमने प्रयास किया है। मैंने कहा कि जो प्रकाश किरणों की ऊर्जा होती है वो किस पर डिपेंड करती है जी? वो डिपेंड करती है उनकी आवृत्ति पर। ऐसा किसका कॉन्सेप्ट है? प्लांक का, मैक्स प्लांक का कहना है। प्लांक्स इक्वेशन कहता है कि प्रकाश किरणों की ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर करती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि यदि हम इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में समझने की कोशिश करें,
तो ब्लू कलर नीचे है और ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम है। तो इन हालातों में हम यदि बात करें तो आप देख सकते हैं कि आप यहां पर भली बात समझ सकते हैं कि यदि हम ब्लू कलर की बात करें और हम यदि रेड कलर की बात करें और दोनों में एनर्जी की बात करें तो किसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, किसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ब्लू कलर की। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। यहां से जो दूसरा एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, जरा उसको भी समझेंगे। दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में वो पूछा जाता है जो रेनबो है। अभी मैं यहां पर एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। देखें यहां पर ध्यान से, हमने कहा कि ये स्पेक्ट्रम हो गया। एक प्रश्न पूछा जाता है कि रेनबो के बनने का प्राइमरी रीजन क्या है, तो प्राइमरी रीजन आपका डिस्पर्सन है। दूसरा पूछते हैं कि डिस्पर्सन के केस में सबसे अधिक डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है विचलन, किस कलर का होता है। तो देखिएगा वायलेट कलर की जो लाइन है वो सबसे नीचे है, वायलेट कलर की लाइन सबसे नीचे है, यानी कि यहां से ये डेविएट हुआ तो सबसे अधिक डेविएशन किसका हो गया जी, वायलेट कलर का हो गया। और सबसे कम डेविएशन किसका हो गया, तो रेड कलर का हो गया। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ये भी सवाल आपसे पूछा था कि लीस्ट डेविएशन किसका होगा, रेड कलर का, और मैक्सिमम डेविएशन किसका होगा, वायलेट कलर का। एज इट इज ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसमें भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा डिस्पर्सन पर कि इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है, आंसर आप करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हालांकि इंद्रधनुष देखने के लिए प्रकाश का परावर्तन भी होना चाहिए, प्रकाश का अपवर्तन भी होना चाहिए, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं वो भी होना चाहिए। लेकिन जो कलर स्पेक्ट्रम बन रहा है, जो ये आप देख पा रहे हैं, जो रेनबो बना हुआ है, ये रेनबो आपका क्यों बन रहा है, डिस्पर्सन ऑफ द लाइट के कारण। वाटर ड्रॉपलेट्स जो सस्पेंडेड थी वो प्रिज्म के जैसा बिहेव कर रही हैं और उसके कारण रेनबो बन रहा है। अब यहां पर एक पॉइंट ध्यान में रखना कि रेनबो तभी बनेगा जब बारिश हुई रहेगी और सन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी बनेगा। दोपहर में आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि दोपहर में नीचे स्क्रीन नहीं मिलेगी, और जब भी बनेगा तो सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कई बार कि शाम को 4:30 बजे आप देख रहे हैं, 5 बजे देख रहे हैं, तो रेनबो किस डायरेक्शन में देखेंगे। तो शाम को 4 साढ़े 5 बजे सूर्य कहां पर होगा जी, वो होगा साउथ वेस्ट में, तो आप जो रेनबो देखेंगे वो नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे। ऐसा ही होगा बिल्कुल, ठीक है। रेनबो के ठीक बीच का कलर क्या होगा, रेनबो के ठीक बीच का कलर ग्रीन होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेक्ट्रम में ठीक बीच का रंग क्या है, ग्रीन है। तो ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आएंगे। आप मुझे यहां तक कंफर्म कर दो कि आप लोगों को बात समझ में आ रही है। इसके बाद जो दूसरा एंगल हमने आपको समझाया है जो आपकी परीक्षा में पूछेगा, एक तो हमने यहां पर बताया कि याद रखिएगा, हमने आपको बताया कि कलर में एनर्जी किसमें ज्यादा होगी, तो ब्लू कलर में एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू रेड कलर। दूसरा आपसे पूछेंगे कि जो कलर होता है स्टार का, कलर्स ऑफ द स्टार्स, जो तारों का रंग होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो आप आंसर करिएगा डिपेंड किस पर करता है भाई, डिपेंड्स ऑन देयर टेम्परेचर। कई बार सवाल पूछा गया है ये, और लगातार पूछा जाता है कि तारों का रंग किस पर डिपेंड करता है, तो आंसर क्या करेंगे आप, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। तारों का रंग किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, और तारों के अंदर जो ऊर्जा होती है, यहां पर फिर इस बात को समझने की आवश्यकता है बहुत ही शिद्दत से कि जो तारों की ऊर्जा होती है, आप लोग हमें बताएंगे कि तारों में ऊर्जा कैसे आ रही है, क्योंकि तारों में दहन हो रहा है। तारों में ऊर्जा का जो कारण है वो क्या है भाई, तारों में ऊर्जा का कारण क्या होता है, ऊर्जा का कारण पूछ रहा है। तो तारों में ऊर्जा का कारण होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ध्यान से समझना मेरी बात को, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी कि नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय विखंडन नहीं, संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं हिंदी में भी यहाँ पर संलयन, क्योंकि संलयन और विखंडन में लोग कंफ्यूज होते हैं। तारों में जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन के कारण है, और परमाणु भट्टियों में जो ऊर्जा है वो किसके कारण है, नाभिकीय विखंडन के कारण है। तो ये बताइए कि इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को, एकदम क्लियर है। यदि आपसे इंद्रधनुष का ऊपर से नीचे का 4 रंग पूछा जाए, नीचे से ऊपर का 4 रंग पूछा, तो यही स्पेक्ट्रम आपके काम आएगा और इसी से आपका काम चल जाएगा। अब एक लास्ट बात जो इस पर पूछी जा सकती है वो भी आपको बता दें, फिर हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ स्विच करेंगे। देखो चलो आप लोग हमें कमेंट करके बताओ फटाफट कि यदि आपके सामने 4 रंग हैं, यानी कि आपके सामने यदि 4 रंग हैं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो आपके सामने 4 रंग हैं, दिखा दूंगा तो आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। मैं आपसे ऐसे पूछता हूं कि ये बताओ कि आपके सामने 4 रंग हैं, लाल पीला हरा नीला, लाल पीला हरा नीला 4 रंग हैं। आपकी आंखें इसमें से सबसे पहले किसको नोटिस करेंगी, फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपकी आंखें सबसे पहले किसको देखेंगी, लाल पीला हरा नीला। शिखर पांडे, आजनाथ भार्गव, अजीरुद्दीन अहमद, अंजलि पाल, शिखर पांडे, प्रिया यादव, बताएं फटाफट, सभी लोग बताएं जितने भी लोग क्लास में हैं। और क्लास को शेयर भी करना है, एप्लीकेशन को शेयर करना है, और इतनी बेहतरीन क्लास पढ़ने के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कराना है, अधिक से अधिक डाउनलोड कराना है, ठीक है। जल्दी से आंसर हमें मिलना चाहिए आप सब लोगों का, फटाफट सभी लोग बताएंगे
कि क्या होगा। मेरा प्रश्न आप समझ गए हैं। मैं आपको एक बार यहाँ पर नोट्स के फॉर्मेट में लिखवा देता हूं। देखेंगे, जो ह्यूमन आई है, मानव नेत्र है, यदि उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि मोस्ट सेंसिटिव किसके लिए है, मोस्ट सेंसिटिव किसके लिए है, तो मोस्ट सेंसिटिव कलर फॉर ह्यूमन आई, मानव नेत्र के लिए सबसे अधिक संवेदी। देखो ध्यान से समझना, सेंसिटिव का मतलब क्या होता है जी, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदी, यानी कि आपकी आंखें सबसे पहले फोकस किस पर करेंगी, तो आंसर होगा साहब, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा येलो। सबसे ज्यादा हमारी आंखें जो फोकस करती हैं पीले रंग को करती हैं, इसीलिए स्कूल बसेस पीला बनाया जाता है, और इसीलिए जो मजदूर होते हैं सड़कों किनारे काम करते हैं वो सब पीला हेलमेट लगाते हैं। सबका आंसर गलत है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं क्लास करना जरूरी है, कोचिंग पढ़ना जरूरी है, ट्यूशन पढ़ना जरूरी है, मेंटर का होना जरूरी है, और कुल मिला जुला करके आपको हमारे साथ बने रहना जरूरी है, ठीक है। रवि प्रकाश जी, प्रमोद जी, अंजलि जी, तृप्ति शुक्ला जी, जरा कमेंट स्क्रॉल करेंगे क्या भैया, नीचे करेंगे, नहीं हो पाएगा, ऊपर करिए थोड़ा, नहीं हो पाएगा है, हो तो रहा है, ठीक है। देखो देखो जरा ध्यान से देखो, एक अंशु ने जवाब दिया है सही। अंशु, अब ये अंशु कौन से हैं मुझे तो नहीं पता है, कभी मुझसे पढ़े हैं पढ़ी है नहीं, ठीक है। बाकी मैक्सिमम आंसर जो है वो रेड का आंसर है, ब्लू का आंसर है, किसी ने पीला नहीं कहा, और करेक्ट आंसर क्या है, पीला है। तो आप फिर से मुझे कमेंट करके बताइए कि क्लास पर लाइव एप्लीकेशन पर पढ़ने का आवश्यकता आपको है कि नहीं है। एकदम धुआं हो जाएगा एग्जाम में यदि ऐसे सवाल आए और आपने गलत कर दिया तो, और सही कर दिया तो फिर से धुआं धुआं हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। चलिए एक क्वेश्चन और यहां पर बनेगा कि यदि आपसे यही सवाल ऐसे पूछा जाए, यही सवाल यदि आपसे ऐसे पूछा जाए कि मानव नेत्र जो है वो मोस्ट सुटेबल किसके लिए है, ध्यान से समझना, मोस्ट सुटेबल किसके लिए है, मोस्ट सुटेबल कलर फॉर ह्यूमन आई, यानी कि मोस्ट सुटेबल कलर फॉर ह्यूमन आई, यानी कि मानव नेत्र सबसे अधिक आराम किस रंग को देखने में करेगा, तो बहुत क्लियर सा आंसर है यहां पर, किस रंग को देखने में करेगा भाई, ग्रीन को। ध्यान से समझिएगा, ग्रीन कलर को देखने में हमारी आंखें सबसे अधिक आराम महसूस करती हैं। तो फटाफट मुझे आप लोग बताएंगे कि ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी, यानी कि यदि आप रोशनी हरे हरे कलर की आप हरियाली को देखते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो आपकी आंखें जो होंगी वो क्या हो जाएगा, आंखें आपकी जो हो जाएंगी वो रोशनी आपकी आंखों की बढ़ेगी। बहुत बढ़िया, ग्रीन कलर इज मोस्ट सुटेबल, और येलो कलर इज मोस्ट सेंसिटिव, और सबसे दूर से दिखने वाला कलर कौन सा है, रेड कलर। फटाफट जल्दी से बताइएगा कि यहां तक मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो गई है, कोई कंफ्यूजन तो किसी प्रकार का नहीं है। इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर क्लोज करेंगे। डिस्पर्सन ऑफ द लाइट एक बेहतरीन टॉपिक था, जिस पर हमने लगभग वो सारे पॉसिबल आंसर आपको बता दिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। बहुत बढ़िया, एक टॉपिक आपने कवर कर लिया, अब दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। दैट्स इट, वेरी गुड। चलिए, शानदार जवाब है, ठीक है, बढ़िया। पढ़ने का आवश्यकता है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, बहुत बढ़िया टॉपिक है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति समिति। क्या कहते हैं भाई, मौद्रिक नीति समिति। क्वेश्चन बनता है इससे, बढ़िया सवाल बनता है जी। देखिएगा, एक समस्या ये थी देश में, बहुत बड़ी समस्या थी, इसको ध्यान से समझना। प्रमोद जी, शिखर जी, अंजलि जी, अंशु जी, रेखा जी, सुधांशु जी, सभी लोग ध्यान से समझिएगा कि एक समस्या देश में ये थी कि सरकार आरबीआई से कहती थी कि आप हमें नोट छाप करके दे दीजिए, हमें किसानों को बांटना है, मजदूरों को बांटना है, देश में विकास करना है। आरबीआई कहती थी भाई हमें नोट छापने के लिए सोना दे दीजिए, या फॉरेक्स रिजर्व दे दीजिए, या कुछ दीजिए जिससे कि हम नोट छापें, क्योंकि नया नोट मार्केट में जाएगा तो महंगाई बढ़ाएगा। महंगाई कैसे बढ़ती है आप सबको मालूम है कि जैसे ही लिक्विडिटी बढ़ाओगे मार्केट में धन तरलता बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी। हाँ, टाइम कम है सर के पास। नहीं नहीं, आदिनाथ कुछ कह रहे हैं, ठीक है, बताइए बताइए। अंजलि करेगी सर एक बार और समझाइए, एक बार क्या समझना है अंजलि जी, कमेंट करेगा। पहले मुद्दे पर आइए, जरा मुद्दे पर आइए। कहा जा रहा है, एक काम करना आप लोग, वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना जिन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि बहुत क्लियर हमने समझाया, मुझे नहीं लगता है कि दोबारा समझाने की अभी जरूरत है। आप वीडियो दोबारा देखना, फिर भी नहीं समझ आता कमेंट कर देना, यही टॉपिक अगली क्लास में फिर पढ़ा देंगे, ठीक है। सुनो ध्यान से, तो मामला कहां पर था, महंगाई पर। तो आरबीआई कहेगी सरकार से कि भाई तुम्हारी वजह से महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि तुम तो नोट बांटने पर लगे हो सबको। और सरकार कहेगी आरबीआई से कि तुम्हारी जो बैंकिंग मॉनिटरी पॉलिसी है पूरी, वो ठीक नहीं है। तो बड़ा विवाद होता रहा, समझ रहे हैं आप। 1949 में 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था,
तब से लेकर के आज तक आप देखेंगे 2016 तक, तो बड़ा डिस्प्यूट का कारण बनता रहा कि किसके कारण से महंगाई बढ़ रही है, सरकार की फिस्कल पॉलिसी के कारण कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के कारण। तो ऐसे में उर्जित पटेल कमेटी की रिपोर्ट आई और उर्जित पटेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, ध्यान से समझिएगा, उर्जित पटेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तय किया गया कि एक्ट में परिवर्तन करके और क्या करेंगे, एक समिति बनाएंगे और उस समिति में हम 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से ले आएंगे और 3 मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से लाएंगे और ये 6 मेंबर की कमेटी तय करेगी कि रेपो रेट कितना होना चाहिए और रेपो रेट को ही बेंचमार्क रेट कहते हैं, मैंने कल की क्लास में ही पढ़ाया था। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ओरिजिन क्यों हुआ, कारण क्या था। अब दोनों मिलकर के पॉलिसी बनाएंगे, नहीं कि सरकार और आरबीआई के लोग मिलकर के पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन प्रश्न उठता है कि यदि किसी मुद्दे पर विवाद हो जाए तो फिर फाइनल डिसीजन किसका होगा, तो फाइनल डिसीजन आरबीआई गवर्नर का होगा और वो बाइंडिंग होता है। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से, कहा जा रहा है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 हैज बीन अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2016। ध्यान दीजिएगा, फाइनेंस एक्ट 2016 में अमेंड करके मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया है। ये पॉइंट आपके लिए पहला है जो एग्जाम में पूछा सकता है। दूसरा कहा जा सकता है कि कौन सा सेक्शन अमेंड किया गया था, तो आर्टिकल 45ZB। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 45ZB, माफ करिएगा सेक्शन कह लीजिए क्योंकि आर्टिकल कहना थोड़ा उचित नहीं है। सेक्शन 45ZB of the amended RBI Act 1934, the central government is empowered to constitute a 6-member MPC। IAS प्रीलिम्स में भी सवाल पूछा गया है ये कि MPC के अंदर कुल कितने सदस्य होते हैं, तो याद रखिएगा कुल 6 सदस्यों की संस्था होती है। एज इट इज यही फैक्ट पूछा गया था यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और ये कभी भी रिपीट होकर आपके सामने आ सकता है। ठीक है सर, वीकली टेस्ट लिया करिए, बिल्कुल वीकली टेस्ट हम आपको, वीकली टेस्ट आपका हम करा रहे हैं। यदि आप, चलिए इस पर हम लोग बात करेंगे। देखो आप लोग एक बात और समझो, जिन भी लोगों को कुछ भी जानकारी चाहिए, टेस्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप हमें मैसेज कर दिया करेंगे, क्योंकि रनिंग क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि पढ़ने पर फोकस करें और इस टॉपिक से संबंधित जो कंटेंट है उस पर बात करें। यंग हिल्टन कमेटी बता रहे हैं आदिनाथ भार्गव, यंग हिल्टन कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही क्या बना था, आरबीआई बनी थी। और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बने, एक क्वेश्चन ये बना, एक क्वेश्चन ये बना और एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट बना एमपीसी के बारे में। अब एमपीसी का फंक्शन समझते हैं कि साहब इसका कार्य क्या है। तो द एमपीसी फिक्सिंग द बेंचमार्क पॉलिसी रेट, अभी बताया ना मैंने कि बेंचमार्क पॉलिसी रेट क्या है जी, रेपो रेट है। रेपो रेट बढ़ाओगे तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, रेपो रेट घटाओगे तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से आपका बेंचमार्क पॉलिसी रेट कौन तय करेगा, एमपीसी तय करेगी। यदि एमपीसी ऑप्शन में है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि यदि ऑप्शन के अंदर एमपीसी और आरबीआई दोनों आ गया है तो आपको एमपीसी ही चुनना है। इसका मतलब है कि एग्जामिनर यह जानना चाहता है कि आप एमपीसी के बारे में जानते हैं कि नहीं, और यदि ऑप्शन में एमपीसी नहीं है तो फिर आपको आरबीआई चुनना पड़ेगा। ठीक है ना, आप मेरी बात को समझ गए। जल्दी से मुझे बताइए कि यदि दोनों है तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आइए मुद्दों पर आते हैं। एमपीसी के बारे में हमने आपको क्लियर कर दिया है कि क्या एग्जाम में आपके पूछा सकता है। इसके बाद जो दूसरा और सबसे अहम पॉइंट इसमें स्लाइड पर आपको देखने को मिल रहा है वो साहब ये मिल रहा है, जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। कहा जा रहा है आपसे कि द एमपीसी रिप्लेस्ड द प्रीवियस अरेंजमेंट ऑफ टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। ध्यान से समझना, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, जिस तरीके से योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग लाया गया, ठीक उसी प्रकार से टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को रिमूव करके उसको रिप्लेस करके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लाई गई। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक्ट में संशोधन करके बनाया गया, तो उसका स्टेटस कैसा होगा जी, स्टैट्यूटरी स्टेटस है, सांविधिक उसका दर्जा है। याद रखिएगा, यानी कि जो बात कही जा रही है कि आपको महंगाई 2+-4% तक रखनी है, इसका मतलब है कि यह सांविधिक है या विधिक है, कानून बना करके आप ये बात कह रहे हैं। और यदि इस चीज को आप पूरा नहीं कर पाएंगे तो यह कानून का फेलियर है। ऐसे में लोग इस्तीफे की मांग आपसे करने लगेंगे, रिजाइग्नेशन की मांग करेंगे कि भाई आपसे नहीं संभल रहा, आप रिजाइन कर दो। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। एमपीसी के बारे में हमने लगभग सारी बात आपको बता दी। 2-3 बातें और समझ लीजिए। हमने बता दिया कि एमपीसी विल हैव 6 मेंबर बॉडी, और इसमें हमने बता दिया कि कौन कौन 6 मेंबर होंगे भाई। तो आरबीआई का गवर्नर होगा, वो चेयरपर्सन होगा एमपीसी का, यानी कि सबसे टॉप पर एमपीसी में कौन बैठा होगा, आरबीआई का गवर्नर। इसके बाद कौन होगा, द आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, 1 ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय द आरबीआई बोर्ड एंड रिमेनिंग 3 मेंबर्स वुड रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बताया हमने ना कि 6 मेंबर में 3 मेंबर आरबीआई के होंगे और 3 मेंबर कहां के होंगे,
तीन मेंबर जो होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे। तो जो विवाद था आपस में ना आरबीआई और जीओआई का, ये विवाद क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा कि भाई 3 तुम दे दो और 3 हम दे देते हैं, दोनों मिलाकर के 6 मेंबर की बॉडी बनाते हैं और यहाँ टॉप पर बैठाते हैं जो आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई गवर्नर हैं इनको, और इन्हीं का डिसीजन फाइनल हम लोग बाइंडिंग मान लेंगे। तो आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी ना कि क्या कॉन्सेप्ट है और क्यों एमपीसी को लाया गया है, ये सारी बातें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगे। बहुत बढ़िया। आदिनाथ भार्गव, अंजलि पाल, राहुल कुमार यादव, अंशु, एस एम राम, सभी लोग एक बार जरा मुझे कमेंट करके बताते रहेंगे। और जो लोग लेट से जुड़ते हैं उनसे हमारी विशेष गुजारिश है कि वो टाइम पर जुड़ा करें। फटाफट जल्दी से बताइए कि पहले एमपीसी वाले मुद्दे पर आप लोग क्लियर हैं, कोई समस्या तो नहीं है? एमपीसी को लेकर के, रेपो रेट को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के कोई भी डाउट हो तो बताइए, क्योंकि हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि टॉपिक एकदम लिंक्ड हैं। जो लोग कल वाली क्लास किए होंगे डेफिनेटली उनको आज फायदा मिलेगा, जो लोग आज वाली करेंगे उनको कल फायदा मिलेगा, और इस प्रकार से ये फायदा इतना बड़ा हो जाएगा आगे चल करके कि आपको फिर मैक्सिमम टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके टिप्स पर रहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। रेखा वर्मा जी कुछ कह रही हैं, जीवीएम, ठीक है, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, एक बार कुछ दोबारा से बोलिए। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका है क्या? अकबर की भू राजस्व व्यवस्था, दहसाला प्रणाली। तो बहुत बढ़िया, दहसाला प्रणाली से आप परिचित हो चुके हैं, यानी कि इससे पहले वाली क्लास में जो हमने जाबती सिस्टम पढ़ाया था, जाबती सिस्टम ही बड़े स्तर पर हम देखें तो क्या है, पॉपुलरली दहसाला सिस्टम है। यानी कि उस सिस्टम में जितनी भी बातें थी वो तो सब आपको पता है, वो तो सब आपको पता है, राइट। लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो थोड़ी बहुत बातें दहसाला प्रणाली को लेकर के स्पेशली पूछी जा सकती हैं वो हमने आपके लिए आज रख दिया, ताकि वो पूरा का पूरा लैंड रेवेन्यू जो एडमिनिस्ट्रेशन था मुगल पीरियड का वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से देखते हैं। देखो जरा, सबसे पहला पॉइंट ये समझना, आपसे कोई पूछता है कि जो दहसाला प्रणाली थी वो क्या थी, तो आप एक लाइन में कहेंगे कि यह मुगल साम्राज्य की कराधान प्रणाली थी, यानी कि मुगल साम्राज्य का एक टैक्सेशन सिस्टम था। क्या था भाई? टैक्सेशन सिस्टम था। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से मैं आप लोगों को बाइलिंगुअल टर्मिनोलॉजी का यूज करके पढ़ाता हूं, उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? हिंदी वाले भी हैं, इंग्लिश वाले भी हैं, और मैं दोनों ही भाषाओं को प्रयोग कर रहा हूं, तो फटाफट जल्दी से बताएंगे। सबको क्रिस्टल क्लियर है? सभी लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, कहा जा रहा है कि यह एक कराधान प्रणाली थी। दहसाला प्रणाली एक टैक्सेशन सिस्टम था। कैसा टैक्सेशन सिस्टम था? तो लैंड रेवेन्यू टैक्सेशन सिस्टम था। बहुत बढ़िया। और कहा जा रहा है कि इस प्रणाली में पिछले 10 सालों में हुई औसत कीमतों और फसलों की औसत उपज का हिसाब लगाया जाता था। तो इस पॉइंट को जरा ध्यान समझना, कितने सालों का भाई? 10 सालों का, इसीलिए दहसाला कहा गया। किसका? औसत कीमतों का, और किसका? और फसलों की औसत उपज का। तो औसत उपज और औसत कीमतों का हिसाब लगा करके सिस्टम जो बनाया था उसे दहसाला प्रणाली कहते थे। अब ध्यान से समझना, जब लैंड रेवेन्यू सिस्टम है तो कितना हिस्सा हम दे देंगे भाई? अंसार अहमद जी कह रहे हैं क्लियर है, बहुत बढ़िया। कुंवर अली जी गुड इवनिंग, मानवेंद्र जी गुड इवनिंग। भाई सभी लोगों को नमस्कार, लेकिन लेट आप लोग नहीं आएंगे, बिल्कुल एकदम टाइम पर आएंगे हर रोज क्लास में, ठीक है। चलिए, और सर गवर्नमेंट के डेजिग्नेटेड मेंबर होते हैं, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। आज एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, अभी उस पर भी बात कर रहे हैं, ठीक है। एमसीक्यू कॉन्सेप्ट पर थोड़ा फोकस करते हैं। 3-4 की पॉइंट्स निकले। फिर कहा जा रहा है कि इस औसत उपज का 1/3 हिस्सा राज्य को दिया जाता था, यानी कि जो औसत उपज है उसका 1/3 हिस्सा। अगेन ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि दहसाला प्रणाली में टैक्स कितना दिया जाता था? तो 1/3 हिस्सा किसको दिया जाता था? राज्य को, यानी कि जो इसमें टैक्स था वो 1/3 था। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि यदि 1/3 हमने दे दिया राज्य को टैक्स के रूप में, तो हमारे पास किसान के पास कितना बचा जी? 2/3 बचा या फिर 4/3 बचा? कितना बचा? तो आंसर होगा कि सर किसान के पास बचेगा 2/3। अब इसी को परसेंटेज में देख लो भाई, आप तो परसेंटेज बहुत जानते हैं। 1/3 का मतलब मोटे पॉइंट पर कितना होता है? मोटे स्तर पर देखें तो 33.33% होता है, यानी कि टैक्स उस टाइम पर आपसे परसेंटेज में पूछ ले एमसीक्यू के अंदर, तो 33.33% लगभग दहसाला प्रणाली में टैक्स यूज हो रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप सब जानते हैं कि दहसाला प्रणाली का जब आप नाम लेते हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि दहसाला प्रणाली ही आल्सो नोन एज जाप्ती सिस्टम, और जाप्ती सिस्टम के बारे में कल हमने पूरा समझा दिया था। किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था? राजा टोडरमल ने।
और राजा टोडरमल कौन थे भाई? फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में। और किस ईयर में? 1580 में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अभी मैं आपको समझाता हूं। फाइनेंस मिनिस्टर थे, याद रखिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके एग्जाम में यहां पर पूछा जा सकता है ना। दहसाला प्रणाली मैंने क्या कहा? औसत उपज का। तो कितने क्षेत्र में कितना उपज हुआ है, यानी कितने बड़े खेत में कितना उपज हुआ है। तो कितना बड़ा खेत है उसको नापने के लिए क्या यूज करोगे भाई? पहले रस्सी का यूज होता था। तो जो रस्सी का प्रयोग होता था ना, जिस रोप का, वो रोप कई बार सर्दी और गर्मी के कारण उसमें उसके श्रिंकेज आते थे, श्रिंकेज और एक्सटेंशन। हालांकि मेटल की तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है वो रोप के अंदर भी, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि यदि कॉटन का कोई कपड़ा हो और उसे 10-5 बार आप पानी में धुल करके सुखाते हैं तो वो श्रिंक कर जाता है, छोटा हो जाता है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? रेखा वर्मा जी बताइए, इतना हिंदी तो चलेगा भाई, सभी लोग बताएंगे। तो रस्सी यदि कोई मेजरमेंट के लिए ले रहे हैं तो खेत का आकार छोटा बड़ा होगा तो उपज एक्यूरेट नहीं समझ में आएगी। तो उसने क्या किया टोडरमल ने? उन्होंने कहा कि हमें एक बैम्बू स्ट्रिप्स चाहिए, यानी कि एक बांस का डंडा चाहिए, और उसके दोनों किनारे पर हम क्या बांध देंगे? लोहे के छल्ले बांध देंगे, और इसी से खेत की नपाई करेंगे और फिर उसके आधार पर टैक्स लगाया जाएगा, कितना होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो दहसाला प्रणाली के अंदर रस्सी का प्रयोग नहीं होता था। क्वेश्चन ऐसे टेक्निकल आते हैं परीक्षा में। दहसाला प्रणाली के अंदर क्या होता है? बांस के एक डंडे का प्रयोग होता था और उसके दोनों किनारों पर छल्ले बंधे होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब टोडरमल ने इसको डेवलप किया है, इतने बड़े नवरत्नों में से एक थे, तो थोड़ा सा टोडरमल के बारे में 2 लाइन समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो समझिएगा कि ये इनका जो टाइम पीरियड टोटल दिखाई दे रहा है वो 1523 से लेकर के 1589 तक। ठीक है, एक कहा जा रहा है कि यह एक मिलिट्री कमांडर भी थे और इंडियन मिनिस्टर इकोनॉमिस्ट भी थे अकबर के टाइम पीरियड पर, और इन्होंने अकबर के दरबार में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। और फाइनेंस मिनिस्टर को क्या कहा था? तो दीवाने अशरफ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। टोडरमल वाज दीवाने अशरफ। दीवाने अशरफ का मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर वन। अकबर वन मतलब समझ रहे होंगे, आगे आपको अकबर टू भी मिलता है, लेकिन ये अकबर वो है जो जहांगीर का फादर है और हुमायूं का बेटा है, जिसे आप अकबर द ग्रेट के नाम से पढ़ते हैं, जिसने दीन इलाही चलाया था, जिसने महजर डिक्लेयर किया था, जिसने हरखा बाई से जिसकी शादी हुई थी, जिसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था, ये वही अकबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि ही वाज आल्सो द वकील उस सल्तनत। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म भी, ध्यान से समझिएगा। साम्राज्य के सलाहकार के रूप में वकील उस सुल्तानत, इसको भी कहा गया, सल्तनत भी कहा गया। तो याद रखिएगा, वकील उस सल्तनत और दीवाने अशरफ, ये दोनों पोस्ट किसके लिए थी? टोडरमल के लिए थी। कमेंट करके बताओ टोडरमल का होम टाउन कहां था? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे मैंने पूछ दिया है, यूपी, चूंकि यूपी के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। टोडरमल का होम टाउन आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में टोडरमल का जन्म हुआ था। फटाफट जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। दहसाला सिस्टम के अंदर ही देखेंगे तो जो लैंड था इसको 4 भागों में बांट दिया गया था। यूपी पीसीएस ने इस टॉपिक पर कई बार सवाल पूछे हैं, और यदि आप सब थोड़ा भी परिचित हैं दहसाला सिस्टम से तो लैंड के टाइप्स को भी समझ रहे होंगे। एक था जिसे कहते थे पोलज, क्वेश्चन आ चुका है। पोलज क्या था भाई? पोलज ऐसा लैंड एरिया होता था, ऐसा खेत होता था जिस पर हर साल खेती होती थी, उसे क्या कहते थे? पोलज कहते थे। हर साल जिस भूमि पर खेती होती थी उसे पोलज कहते थे। बहुत बढ़िया आंसर। इसके बाद एक होता था परती, परती या परौती, ध्यान दीजिएगा, परती कहते थे इसको, है ना। जहां इंग्लिश हिंदी में कुछ परिवर्तन होगा मैं बताऊंगा आपको। परती कहा जा रहा है कि कल्टिवेटेड वंस एवरी 2 ईयर, यानी कि एक सीजन छोड़ दिया, एक साल छोड़ दिया, फिर अगले साल उस पर खेती होगी। तो इसमें ना कई कारण इसके होते थे, मुझे इससे मतलब नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया, वर्स्ट देन गुप्ता टैक्सेशन सिस्टम, बहुत बढ़िया। टैक्सेशन सिस्टम आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक। चलिए आज के टैक्सेशन सिस्टम से कंपेयर करो, ठीक है। आइए बात करते हैं हम लोग इस पर। कहा जा रहा है कि पोलज समझ में आ गया, परती समझ में आ गया, अब समझेंगे कहा जा रहा है चचार। तो चचार जो होता था वो कल्टिवेटेड वंस एवरी 3 या 4 ईयर। तो चचार हो गया, परती हो गया, पोलज हो गया, और बंजर, बंजर का मतलब है जिस पर कभी भी खेती अब नहीं हो पाएगी, यानी कि 5 वर्षों से अधिक जिस पर कोई कल्टीवेशन नहीं हुआ है, 5 वर्ष से अधिक समय बीत गया और कल्टीवेशन हो नहीं हुआ है, या उसके बाद हो रहा है 5 वर्ष के बाद, तो ऐसे में हम उस जमीन को बंजर मान लेते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से पोलज, परती, चचार और बंजर 4 हिस्सों में बांटा गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए कि कल वाली क्लास में, क्लास 2 में, क्लास 1 में, यदि हम क्लास 2 से कनेक्ट करें क्लास 3 को, तो वहां पर जो हमने जाप्ती सिस्टम, कनकूत सिस्टम,
और नकाश सिस्टम पढ़ाया था और उसको 10 साल में आपने इंटीग्रेट करके एक कंपाइलेशन के रूप में समझा, तो आपके दिमाग में एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या क्या होता था, कौन कौन से अधिकारी होते थे, तहसील में कौन होता था, जिले पर कौन होता था, प्रांत पर कौन होता था। आपको याद होगा गांव में कौन होता था भाई, गांव में होता था खुद मुकद्दम या चौधरी, ये गांव का हेडमैन, और वो उसके बाद जो अधिकारी वो पटवारी, पटवारी के ऊपर उधर आगे अमीन कानूनगो, फिर आमिल, आमिल या करोड़ी जिसे आप कहते थे, फिर उसके बाद फौजदार उधर, और फिर उसके बाद से आगे बढ़ते थे तो दीवान होता था, और दीवान के बाद फिर ऊपर आप देखते थे तो दीवाने अशरफ होता था जो फाइनेंस मिनिस्टर होता था। तो जल्दी से कमेंट करेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, और किस प्रकार से टैक्स लिया जाता था, कितना टैक्स लिया जाता था, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा टॉपिक देखिए क्या कह रहा है, कमेंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा। बहुत बढ़िया, पहले से आपको पता था कि जो तीसरा टॉपिक है वो क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, लोगो आप देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, श्री राजीव कुमार। ध्यान से समझिएगा कि श्री राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर इन सिंस 1 सितंबर 2020, ये पहले से ही 2020 से ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। टुक चार्ज एज द 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में जो उन्होंने चार्ज लिया वो 15 मई 2022 से लिया है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि इलेक्शन कमिश्नर का टर्म कितना होता है। आपके कमेंट हमारे तक नहीं आ रहे हैं, प्लीज कमेंट करते रहिएगा, कितना टर्म होता है। 2022 में इन्होंने ज्वाइन किया है श्री राजीव कुमार ने इलेक्शन कमिश्नर के रूप में। और आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या है और कैसे फंक्शन करता है, क्या उसका रोल है। देखिए अगर ध्यान से, बहुत ही बढ़िया शानदार जवाब आप लोग देते हैं, बट मैं चाहता हूं कि कंटिन्यूटी के साथ जवाब देते रहें आप लोग। कहा जा रहा है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। तो सबसे पहले तो समझना है कि परमानेंट है, इंडिपेंडेंट है और संवैधानिक निकाय है, इस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड पॉइंट समझना है कि ईसीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द ऑफिसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो अब ध्यान से समझना कि ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसका किसका चुनाव कराएगी भाई, तो ये चुनाव कराएगी पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल हो जाएगा, लोकसभा शामिल हो जाएगा और राज्यसभा शामिल हो जाएगा। तो लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कराना इनके मेंबर्स का काम किसका है, ईसीआई का है। इसके बाद हम बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर, तो स्टेट लेजिस्लेचर में भी विधानसभा शामिल हो जाएगा और इसके साथ साथ जो विधान परिषद है वो भी शामिल हो जाएगा। जिन राज्यों में विधान परिषद है उनके भी सदस्यों का चुनाव कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद प्रेसिडेंट का चुनाव कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब रहा सवाल क्या कि गांव में आपके प्रधानी का चुनाव और आपके शहरों में जो म्यूनिसिपैलिटीज का चुनाव है वो कौन कंडक्ट कराएगा। तो मैंने कल वाली क्लास में पढ़ाया था स्टेट इलेक्शन कमीशन। कमेंट करके आर्टिकल बताओ कौन से आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन मेंशन है, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में मेंशन है, कल ही पढ़ाया था, बताइए फटाफट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन आर्टिकल नंबर 324 आपको समझा दिया। आर्टिकल नंबर 324 कह रहा है कि ये इंपावर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि यह टू सुपरवाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। जो इलेक्टोरल रोल बनेगा उसको डायरेक्ट कर सकता है ईसीआई, सुपरवाइज करेगा, कंट्रोल करेगा। आर्टिकल 324 में 325 क्या इंश्योर करता है कि नो वन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी व्यक्ति को इलेक्टोरल रोल से, मतदाता सूची से आप किन आधारों पर बाहर नहीं रख सकते हैं, तो आप नहीं रख सकते हैं धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर आप किसी व्यक्ति को मतदाता सूची से बाहर नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 325 के अकॉर्डिंग इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 326 क्या कह रहा है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया आपके, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना आर्टिकल। और ये सारे आर्टिकल किस भाग में है जी, भाग कौन सा है संविधान का, जल्दी से मुझे बताइए। इलेक्शन किस भाग में है, तो आप कहेंगे सर इलेक्शन जो है वो भाग 15 में है, कल तो आप लोगों ने बताया था, बहुत अच्छी बात है। देखेंगे आर्टिकल 326 एस्टैब्लिशेस एडल्ट सफ्रेजेस, ध्यान दीजिएगा, वोटिंग राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स एज्ड 18 एंड एबव, 18 या उससे अधिक वर्ष की उम्र के सभी व्यक्तियों को अधिकार है वोट देने का। ऐसा कहां लिखा गया है, आर्टिकल 326 में। तो ये सारे जो सेपरेट आर्टिकल हम आपको दे रहे हैं ना, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत बढ़िया है ना।
बहुत बढ़िया प्रियांशु जी, समराइज्ड आंसर नहीं देना है, उसमें प्रॉपर बताना है 243 में कौन सा। रवि प्रकाश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 6 वर्ष है। एस एम राम जी कह रहे हैं 6 एंड 65, ठीक है बहुत बढ़िया। 6 ईयर आर 65 जो भी पहले हो, ठीक है बहुत बढ़िया। सारे आर्टिकल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। आर्टिकल 327 क्या कहता है? आर्टिकल 327 अलाउ पार्लियामेंट टू मेक लॉ रिगार्डिंग इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ध्यान यहां पर अलर्ट हो जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप हैं। स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित यानी कि जो राज्यों से, राज्यों की विधानसभाओं या राज्य विधायकों के संबंध में जो चुनावों से संबंधित कानून बनाने की अनुमति है वो पार्लियामेंट के पास है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 327 में। और 328 क्या कह रहा है कि इंपावर्स स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन विद इन द स्टेट, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और आर्टिकल 329 प्रोहिबिट्स जुडिशियल इंटरफेरेंस इन इलेक्टोरल मैटर्स। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो क्वासी जुडिशियल नेचर का भी है, क्योंकि ये जुडिशियरी को प्रोहिबिट करता है इलेक्शन से संबंधित मामलों में इंटरफियर करने का, ठीक है ना। तो देखें, अब ये समझिएगा कि जुरिस्डिक्शन समझाएं और फंक्शन समझाएं। पहले आप लोग हमें कमेंट करो, ये सारी बातें समझ में आ गई ना? बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, एडवाइजरी रोल है, इसका रोल पहले समझिएगा। तो एक तो एडवाइजरी रोल है, यानी कि ईसीआई एडवाइजेस द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑन मैटर्स रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर स्पेशली इन केसेस इन्वॉल्विंग करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस। यानी कि कोई आपका विधायक है या कोई सांसद है, उसका मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई किया है, तो उस कंडीशन में एडवाइजरी रोल प्ले करता है, सलाहकारी निकाय की भूमिका निभाता है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बाद दूसरा क्वासी जुडिशियल रोल। क्वासी जुडिशियल रोल का मतलब क्या होता है? अर्ध न्यायिक संस्थान के रूप में काम करेगा। कैसे? ईसीआई कैन डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट्स फॉर फेलिंग टू सबमिट इलेक्शन एक्सपेंस अकाउंट एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड द एलोकेशन ऑफ इलेक्शन सिंबल। कई बार आपने देखा होगा, ऐसा हुआ पिछले वाले चुनाव में कि डीएम ने कह दिया कि आपका नामांकन ही नहीं हो पाएगा, हम आपकी मेंबरशिप को रिजेक्ट कर दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कहा है। इसका मतलब क्या है कि वो उसके पास न्यायिक शक्तियां, वो न्याय निर्णय देने की कोशिश कर रहा है या करता है। इसका मतलब है कि क्वासी जुडिशियल रोल है। और तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में भी ईसीआई फंक्शन करता है। तो ईसीआई हैंडल्स द डिलिमिटेशन ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वोटर रजिस्ट्रेशन, अपडेटिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड शेड्यूलिंग ऑफ इलेक्शन डेट्स। इसका मतलब है कि इसका प्रशासनिक कार्य है, ठीक है ना। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी आई थिंक इलेक्शन कमीशन के बारे में। अब जो बचता है वो स्ट्रक्चर बचता है। तो शुरुआत में कितने मेंबर थे? शुरुआत में इलेक्शन कमीशन में 1 सदस्य होते थे, लेकिन बाद में संशोधन करके आप देखेंगे अधिनियम के अंदर, तो 1989 से क्या कर दिया गया, इसमें 3 मेंबर की बॉडी बना दी गई, जब वोटिंग एज को 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था, ठीक है ना। तो ये सारी पॉइंट्स आपको समझ में आ गई होंगी इलेक्शन कमीशन को लेकर के। मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होगा। अब लास्ट पॉइंट इसमें आप देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं, आप सबको मालूम है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए या फिर 65 वर्ष की एज के लिए, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हैं एंड आई एम वेरी होपफुल कि पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन पढ़ने के बाद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फटाफट जल्दी से कमेंट करिए। जो आपने लैंड रेवेन्यू सिस्टम में 10 साला प्रणाली देखा, उसके बाद हमने आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी समझाया और हमने आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया समझाया। तो जल्दी से कमेंट करिएगा कि क्या सभी कुछ क्लियर हो गया है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग, जितने भी लोग क्लास में हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इन्वायरमेंट का टॉपिक है। और इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट कह लीजिए, ज्योग्राफी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आसान है टॉपिक, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है। देखें, पर्यावरण का जो पहला टॉपिक आपके लिए वो क्या है? इकोटोन है। इकोटोन, कई बार सीधे सीधे डेफिनेशन पूछी गई है इकोटोन की एग्जाम के अंदर। टर्मिनोलॉजी से ही तो सवाल आते हैं, उसकी डेफिनेशन देकर के पूछते हैं उसे क्या कहते हैं, कमेंट करते रहेंगे। इकोटोन क्या है? कहा जा रहा है कि एन इकोटोन इज अ ट्रांजिशनल एरिया ऑफ वेजिटेशन बिटवीन 2 डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज सच एज फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। कहा जा रहा है कि इकोटोन जो है वो 2 अलग अलग प्लांट कम्युनिटीज के बीच का एक वेजिटेशन एरिया है जहां पर ट्रांजिशनल होगा। वो ट्रांजिशनल का मतलब बीच का होगा। और फिर क्या कहा जा रहा है कि इट हैज सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच बॉर्डरिंग बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड ऑफन कंटेन्स स्पीसीज not found in the overlapping
कम्युनिटीज। इसका मतलब ये है, जरा ध्यान से समझिएगा, कि एक इकोटोन के अंदर, इकोटोन का मतलब समझो कि जैसे मान लीजिए इधर एक अलग इकोसिस्टम शुरू हो रहा है और इधर एक अलग इकोसिस्टम शुरू हो रहा है, इधर एक अलग इकोसिस्टम में शुरू हो रहा है। तो ये जो बीच का हिस्सा है जो ट्रांजिशनल है, इसी को आप कह रहे हैं कि इकोटोन है। और इसके बारे में कह रहा है कि इसमें पाए जाने वाली जो प्रजातियां हैं वो बिल्कुल अलग हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि वो इनसे और इनसे ही संबंधित है, बिल्कुल अलग हो सकती हैं कि इकोटोन है। यहाँ पर ध्यान रखना है, कहा जा रहा है कि नॉट फाउंड इन द ओवरलैपिंग कम्युनिटीज, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, इकोटोन जो होता है वो दो अलग अलग इकोसिस्टम के बीच का ये पूरा हिस्सा होता है, ठीक है। अब इसके बारे में और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। एन इकोटोन कैन क्रिएट अ डाइवर्स इकोसिस्टम। ध्यान दीजिएगा, एक इकोटोन जो है वह विविध पारिस्थितिकी तंत्र बना सकता है, यानी कि एक पारिस्थितिकी तंत्र और एक पारिस्थितिकी तंत्र दूसरा, दोनों के बीच का एक डाइवर्स इकोसिस्टम बना सकता है कौन, एक इकोटोन। द इन्फ्लुएंस, अब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में देखो कितनी बार पूछा गया, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, और मैं बड़े ही दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इस तरह से क्लास को पढ़ेंगे रेगुलर बेसिस पर ना, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द टू बॉर्डरिंग कम्युनिटीज ऑन ईच अदर इज नोन एज द एज इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, दो सीमावर्ती समुदायों का एक दूसरे पर प्रभाव जो होता है वो एज इफेक्ट कहलाता है। यानी कि हमने क्या बताया कि मान लो इधर ए इकोसिस्टम है और इधर बी इकोसिस्टम है, बीच में इकोटोन बना हुआ है, तो जो दोनों इकोसिस्टम्स का प्रभाव पड़ रहा है यही क्या कहलाता है साहब, एज इफेक्ट कहलाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो लगभग मान के चलो कि मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स गलत कर देंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट की वो बारीकियां हैं। आप खुद भी पढ़े लिखे हैं, इस एप्लीकेशन पर इस समय जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हैं और आपके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है कि हमें एनी हाउ एग्जाम क्लियर करना है। अदरवाइज लाइव क्लास के अंदर आकर के एप्लीकेशन पर और 1 घंटे लगातार पेशेंस के साथ पढ़ना, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, दिस इज नॉट अ इजी टास्क। आप चाहें तो बाद में फास्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड करके जल्दी 1 घंटे क्लास को आधे घंटे में देख लेंगे, लेकिन जल्दीबाजी में मजा नहीं आता। तो एज इफेक्ट समझ में आया ना आप लोगों को, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था, इसे याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इकोटोन के उदाहरण की हम बात करें, क्वेश्चन आता है एग्जाम में इकोटोन के उदाहरण की। तो द मैंग्रोव फॉरेस्ट रिप्रेजेंट एन इकोटोन बिटवीन मरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब हो गया कि एक तरफ समुद्री परिस्थितिकी तंत्र है और एक तरफ जो लैंड के ऊपर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो है, दोनों के बीच में क्या बन गया, मैंग्रोव बन गया। तो मैंग्रोव एक एग्जाम्पल किसका बनेगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो एग्जाम्पल बनेगा वो किसका बनेगा, एक इकोटोन का बन जाएगा। इसी प्रकार से देखें जरा, घास के मैदान, रेगिस्तान और जंगल के बीच में एक इकोटोन बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से द एस्चुरी रिप्रेजेंट एन इकोटोन बिटवीन साल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर। साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर जो होता है, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि नर्मदा नदी का पानी कैसा है जी, नर्मदा नदी का पानी फ्रेश वाटर है या साल्ट वाटर है, जल्दी से मुझे आप लोग कमेंट करें। शिखर पांडे, राहुल कुमार यादव, प्रमोद, देवेंद्र कुमार, कुमार अली, महेंद्र यादव, सभी लोग जितने भी लोग क्लास में हैं फटाफट हमें कमेंट करते रहेंगे और जल्दी से ये भी बताएंगे, कमेंट करेंगे फटाफट जल्दी से कि आप लोगों को बातें तो समझ में आ रही है ना। नर्मदा नदी का पानी फ्रेश वाटर है और वो जाकर के कहां पर डिस्चार्ज हो रही है, नर्मदा जाकर के डिस्चार्ज हो रही है अरेबियन सी में, और अरेबियन सी का पानी कैसा है, साल्ट वाटर है। तो आप देखेंगे कि नर्मदा नदी के मुहाने पर एक बहुत खूबसूरत क्या बनता है, एस्चुरी बनता है। और एस्चुरीज आर वेरी प्रोडक्टिव रीजन, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि यह एक इकोटोन बन गया ना, तो यहाँ पर बहुत सारी नई स्पीसीज, नए वेजिटेशंस डेवलप होंगे, तो बहुत ही प्रोडक्टिव रीजन बनता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना। कमेंट भी आप मुझे कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको हमारी बातें समझ में तो आ रही है, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। चलिए, तो इकोटोन पर जितनी पॉसिबिलिटी थी वो हमने आपको समझाया। अब हम बात आपसे करेंगे नीशे की। किसकी बात करेंगे, नीशे की बात करेंगे। पहले आप इस इमेज को देखिए जरा, हम बताते हैं फिर बात करते हैं। ये इमेज आपके सामने है, कमेंट करके बताइए कि इमेज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चलिए ये वाला कमेंट आप लोगों का आ जाएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है वाली, जल्दी से बताइएगा ये क्या है, ये सांप है, हाथी हैं, टाइगर हैं, या फिर ये भेड़िए हैं, क्या है, जल्दी से कमेंट करेंगे फटाफट। महेंद्र जी कह रहे हैं अरब सागर, प्रमोद जी कह रहे हैं फ्रेश वाटर, बहुत बढ़िया फ्रेश वाटर है। शिखर पांडे कह रहे हैं साल्ट वाटर। साल्ट वाटर नदियों में नहीं होता है शिखर जी, साल्ट वाटर जो होता है वो सागरों में होता है। नदियों, हमेशा नदियां फ्रेश वाटर लेकर के आती है ना, या तो बरसात का पानी आएगा या तो ग्लेशियर का पानी आएगा।
चलो बहुत बढ़िया। तो इमेज पहचानो, बूझो तो जाने, है ना। फटाफट जल्दी से इमेज बताएंगे तब बात आगे बढ़ेगी। चलो भाई, सुधा जी हैं, महेंद्र यादव, प्रमोद कुमार, SM राम, अंजलि पाल। सर पहली पहली इमेज लगाइए। बहुत बढ़िया, क्रोकोडाइल है, शानदार। मगरमच्छ है, पहचान लिया आप लोगों ने। चलिए अब आप समझ जाएंगे नीचे को, अब आप समझ जाएंगे एलिगेटर है। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ कि ये जो मगरमच्छ हैं, इनको उठा करके यदि आप कहें कि हम इनको रखेंगे भाई जिस तालाब में मगरमच्छ हैं, उनको वहां नहीं रखेंगे, ऐसा कर इनको बागीचे में रखते हैं, पेड़ के नीचे बढ़िया हवा खिलाएंगे, सरवाइव करेंगे? नहीं करेंगे ना। उस तालाब में इसलिए सरवाइव कर पा रहे हैं कि इनके जो खाने पीने का सामान है, इनके बाहर निकल करके जो आराम करने का, सांस लेने का जगह है बढ़िया, वो सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। उस तरीके का मडी एरिया, उस तरीके का सर्वाइवल कंडीशन, उस तरीके की वेजिटेशन, उस तरीके का दूसरा जो एनिमल है जिस पर डिपेंड्स है, वो सब यहाँ पर उपलब्ध है। तो ये पर्टिकुलर उसी बहुत बढ़िया। कुमार अली कह रहे हैं महिमा छिपकली है, वो छिपकली नहीं तो छिपकला लग रहा है, बड़ा वाला लग रहा है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सर लूनी नदी में, हाँ ठीक है, एक्सेप्शनल कंडीशन छोड़ दें, ठीक है ना। एक्सेप्शनल कंडीशन को छोड़ करके हमने कहा सामान्यतया नदियां जो होती हैं वो फ्रेश वाटर लेकर के आती हैं। बात में क्या कर रहा था, इसी प्रकार से आप किसी भी चीज को देख लो, जो पर्टिकुलर स्पीसीज जिस जगह पर रहता है, वो आप लोग अपने आप को देख लो। आपका एक अपना नीचे है। जिस तरीके से आप अपने कमरे में एक प्रॉपर मैप लगाए हैं और घटना चक्र रखे हैं, लुसेंट जी के रखे हैं, वीडियो लैपटॉप डिवाइस सब लगा के रखे हैं, पढ़ने में आपको मजा आ रहा है। अभी उठा करके आपको एक ऐसे कमरे में रख दिया जाए जहां खूब बढ़िया म्यूजिक सिस्टम लगा है और मल्टी कलर लाइटिंग लगी है और डांसिंग फ्लोर है, आपका नीचे सर्वाइव नहीं करेगा। मतलब आप उस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आपका नीचे बदल गया। तो मोटे तौर पर अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मुझे लगता है कि अब नीचे को समझाने से अच्छा आपको मैंने नीचे को विजुअलाइज करा दिया होगा कि आपका नीचे क्या है। जल्दी से कमेंट करिए, मुझे समझ में आ गया। सर वो जो बेटा की इमेज थी, हाँ वो भी दिखाते हैं, ठीक है। वहीं शुरू करेंगे मेरे भाई। आओ देखो जरा, ये था ना, ये देखा होगा आप लोगों ने, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो अब इसका एक अपना नीचे है। आप कह दो कि नहीं भाई चलो हम तुमको एकदम मल्टी क्लीन्ड फ्लोर पर बढ़िया कजारिया की टाइल्स लगी है और उस पर सोमानी की टाइल्स पर तुमको रखेंगे, वहीं बढ़िया एंजॉय करना, बढ़िया बढ़िया चीनी देंगे, बढ़िया गुड़ देंगे, सर्वाइव नहीं करेगा, मर जाएगा, क्योंकि उसका नीचे वहां पर नहीं मिल रहा उसको, है ना। तो देखें जरा, इकोलॉजिकल नीचे क्या कहता है। एन इकोलॉजिकल नीचे रेफर्स टू द interrelationship of a species with all the biotic and abiotic factor affecting it. See very important facts कि एक जो स्पीसीज है, एक जो प्रजाति है, वह अपने बायोटिक फैक्टर के साथ, बायोटिक फैक्टर का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बायोटिक फैक्टर्स हैं। और अबायोटिक फैक्टर्स का मतलब भी समझ गए होंगे, एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये सारे अबायोटिक फैक्टर्स हैं, एनर्जी है। तो इसके साथ वो किस तरीके से सरवाइव कर रहा है, किस तरीके से वो इंटर रिलेशनशिप में है, वही उसका क्या कहलाता है, नीचे कहलाता है। तो डिफिनेशन एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छा, शानदार जवाब सबका आ रहा है। इसको खाने के लिए चाहिए कुछ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि इट डिस्क्राइब्स हाउ, ध्यान से समझना, नीचे की बात कर रहा हूं, इट डिस्क्राइब्स हाउ एन ऑर्गेनिज्म और population respond to the distribution of resources and competitors, for example by growing when resources are abundant and when predators, parasites and pathogens are scarce. See, ध्यान से समझना, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा चौबारा समझाऊंगा। प्रीडेटर, पैरासाइट्स एंड पैथोजेंस आर स्कार्स, क्या कहा जा रहा है यहां से, इसको हिंदी में भी समझ लीजिए तो कंफ्यूज आएंगे। कहा जा रहा है कि यह बताता है कि कोई जीव या आबादी संसाधनों और प्रतिस्पर्धियों के वितरण पर कैसे प्रतिक्रिया करती है। मतलब कहने का यह है कि जो प्रतिस्पर्धी हैं, जो कंपटीटर्स हैं, और जो कोई जीव है, इनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जरा ध्यान समझिए, उदाहरण के लिए कहा जा रहा है कि जब संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं और जब शिकारी, परजीवी और रोगजनक दुर्लभ होते हैं, और बदले में यह उन्हीं कारकों को कैसे बदलता है कि जब अन्य जीवों द्वारा संसाधनों तक पहुंच को सीमित करता है तो शिकारियों के लिए भोजन स्रोत और शिकार के उपभोक्ता के बीच में संबंध कार्य करता है। ठीक है, मतलब कहने का है कि इकोलॉजिकल नीचे में आपको एक लाइन में समझ लेना है कि इकोलॉजिकल, ये क्वेश्चन आएगा तो IAS प्रीलिम्स में आ सकता है, या हो सकता है RO की परीक्षा में मूड में आ जाए तो कह दें लाओ अच्छा चलो देखते हैं कि नीचे के बारे में तुम रियल में कॉन्सेप्ट क्या समझते हो। तो नीचे क्या बताता है
कि जो वहां पर जीव है और जो उसके शिकारी हैं, प्रेडेटर्स हैं, जो पैरासाइट्स हैं, जो उस पर निर्भर रहने वाले लोग हैं, इनके बीच में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। या तो उनकी संख्या ज्यादा होगी या तो कम होगी, या तो दोनों बैलेंस होंगे। बैलेंस होंगे तो इकोलॉजिकल नीचे बढ़िया रहेगा, और यदि वो यदि वहां पर इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली वो नीचे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खराब होने लगेगा। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर मेंढक भी ज्यादा है, सांप भी ज्यादा है, चूहे भी ज्यादा है, बिल्ली भी ज्यादा है, तो वो इकोलॉजिकल नीचे जो होगा वो सर्वाइवल बढ़िया होगा, वहां पर लंबा समय तक वो मेंटेन रहेगा। किसी एक की संख्या कम करोगे दूसरा स्पीसीज ऑटोमेटिक मरने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, चाइना, साउथ कोरिया, थाईलैंड, हांगकांग और नॉर्थ कोरिया और वियतनाम, लाओस, कंबोडिया के बाजारों में जब आप जाएंगे तो वहाँ तो आप लोगों को बेहतरीन बेहतरीन ऐसे आइटम्स मिलेंगे खाने वाले, जो आपको समझ में आएगा कि सर ये तो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया से लोग जाते हैं वहाँ पर, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, सी फूड खाते हैं और खूब ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जैसे कभी आप थाईलैंड का ही एक शहर है पटाया, कभी आप पटाया जाएं तो वहाँ भी आप देखेंगे लोग वाइन के साथ जो है वो चटनी खाते हैं, कुछ कुछ ब्रेड वगैरह के साथ। तो जो चटनियाँ होती हैं बेसिकली वो ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की चटनियाँ होती हैं, और वो बड़े शौक से, बड़ी न्यूट्रिशियस होती हैं, लोग खाते हैं। कभी आप नोटिस करिएगा, पटाया, थाईलैंड के बैंकॉक जाइए, है ना, बहुत बढ़िया बुल फ्रॉग की फार्मिंग होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेढक तो बहुत डिमांडेड है भाई। ठीक है, तो डिफिनीशन ये पहले समझा दिया था, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आप कहेंगे कि सर जो आप समझा रहे हैं क्या हम उसे ही उसका आवास मान लें, हैबिटेट मान लें? तो हैबिटेट और नीचे में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो वुहान मार्केट की बात कर रहे हैं। सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि नीचे यूनिक होता है? एग्जैक्टली सेम नहीं वो, क्या कह रहे हैं भाई, सेम नहीं वो, कमेंट पढ़वाइए जरा, दिखाई नहीं दे रहा ना। सेम नहीं है वो कैसे? हाँ वही समझा रहा हूँ, चलो ठीक है। देखिए थोड़ा बड़ा करिए कमेंट सेक्शन को। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए भाई, हैबिटेट समझिए, कहा जा रहा है कि वाइल हैबिटेट इज अ जियोग्राफिकल प्लेस, हैबिटेट एक जियोग्राफिकल प्लेस है, और नीचे इज द रिलेशनशिप ऑफ स्पीसीज विद द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। यानी कि हैबिटेट तो एक जियोग्राफिकल प्लेस है ना, कि आप रहेंगे कहाँ, गुफा के अंदर है, मान लीजिए शेर है, कोई है गुफा के अंदर रहता है, वो गुफाएं उसकी हैबिटेट हो गई। लेकिन उसका नीचे क्या है, वो पूरा जंगल है जिसमें बकरियां भी हैं, हिरन भी है, बंदर भी हैं, भालू भी हैं, पेड़ पौधे सारे हैं, तो उसका पूरा नीचे हो गया। तो इस बात समझ में आ गई। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि अ हैबिटेट में कंसिस्ट ऑफ मेनी नीसेस। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना कि जो हैबिटेट है उसके अंदर बहुत सारे नीचे हो सकते हैं, मेनी नीसेस, एंड कुड सपोर्ट वेरियस स्पीसीज एट अ गिवन टाइम। मतलब कि एक नीचे एक टाइम पर बहुत सारे स्पीसीज को हैबिटेट प्रोवाइड कर सकता है। सो नाउ आई होप सो कि आप सब लोगों को बहुत ही क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तिल चट्टा भी खाते होंगे, चलो ठीक है, खाने दो। आप लोग बढ़िया रोटी खाओ और दाल खाओ, बाजरे की रोटी मिला लेना, मतलब बाजरे का आटा, मक्के का आटा और गेहूं का आटा मिलाएंगे ना तो प्रोटीन कंटेंट उसमें बढ़ जाएगा और फाइबर कंटेंट भी बढ़ जाएगा। और फाइबर कंटेंट बढ़ेगा तो डाइजेशन बढ़िया रहेगा, डाइजेशन बढ़िया रहेगा तो दिमाग बढ़िया काम करेगा, है ना। ये साइंस में आपको काम आएगा। ठीक है भाई, तो कुंवर अली, राहुल कुमार यादव, आदिनाथ भार्गव और सभी लोग, जितने भी लोग क्लास में थे, प्लीज मुझे एक फाइनल कमेंट दीजिए। और आज की क्लास मुझे लगता है आप लोग बहुत समय से फिनिश कर दिए। ठीक 9 बजे हम लोगों ने शुरू किया है और हम देख सकते हैं कि 10 बजे समाप्त हो गया है ना। और 5 के 5 टॉपिक आपने अच्छे से समझे हैं जहां तक मुझे लगता है, लेकिन फिर भी एक फाइनल कमेंट आपका हमें चाहिए। और आज मुझसे कई लोग कह रहे थे कि सर आप कमेंट लास्ट में नहीं पढ़ते हैं, चले जाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, 5-6 सेकंड का गैप रहता है हमारे और आपके बीच में। लेकिन पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सब हमारे सामने ही हैं। वर्चुअल क्लास में भी मुझे रियल क्लास की फीलिंग आती है कभी कभी, मतलब हर रोज जब आपका कमेंट पढ़ता हूँ ना, जैसे विजय माल्या का अपना नीचे है। बहुत सही, क्या कल्पना है भाई, बेहतरीन कल्पना है ना। वो जेल में नहीं रह सकता है, शानदार। एग्जैक्टली जो कह रहे हैं, एकदम भावनाओं को समझने की कोशिश करें सब लोग। नीचे हर व्यक्ति अपने हिसाब का ही बना लेता है, वही उसका नीचे, उसी में वो कंफर्टेबल है। उसको उठा किसी और नीचे में डालोगे मजा नहीं आएगा। मानवेंद्र जी, जब टीम ने फाइनली डिसाइड किया एमसीक्यू को लेकर के, तो उन्हें ये लगा कि लेंथ भी बढ़ेगी। और जैसे क्या होता है, मान लीजिए कि यही एनवायरमेंट है,
इकोलॉजिकल नीचे पर 5 5 5 25 क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो 25 क्वेश्चन का मतलब 1 घंटा है। तो इसमें यह तय किया गया है कि फिर इसका जो एमसीक्यू है ये अलग से बना करके उसको यूट्यूब पर डिस्कस करा लेंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में। तो एमसीक्यू के लिए आप लोग टेंशन फ्री रहिए, हमने ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है जहां तक मुझे लगता है, बाकी आप लोग बताओगे कि अब दोबारा इसके बारे में आपको चाहे एमसीक्यू करो, चाहे कोई कह दे कि आंसर लिख दो, चाहे निबंध लिख दो, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास कंटेंट की कोई कमी है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल का टॉपिक देख लीजिए, ये टॉपिक है सारे कल के। एकता सिस्टम पर बात करेंगे हम लोग, एकता प्रणाली पर, फाइनेंस कमीशन पर बात करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टीआईआर पर बात करेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल पर बात करेंगे और लॉरेंज कर्व पर बात करेंगे। लॉरेंज कर्व इकोनॉमी का टॉपिक है, ये इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का कंबाइंड टॉपिक है, साथ में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी है, और ये साइंस का टॉपिक है, और ये आपका पॉलिटी का टॉपिक है, और ये हिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से कल 5 टॉपिक की सीरीज में फिर हम लोग मिलेंगे। और आप लोगों से बस एक ही गुजारिश हर रोज की तरह से कि एप्लीकेशन को अधिक से अधिक साझा करते रहिए, डाउनलोड्स कराते रहिए अपने दोस्तों को, और उनसे कहिए कि 500 टॉपिक पूरा पढ़ो, और आप लोग भी डाउट में ना रहें, 500 टॉपिक पूरा आपको कराया जाएगा, ये आपसे कमिटमेंट हमारा है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग कब, कल रात को 9 बजे। नमस्कार, धन्यवाद।